पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहा है। 2026-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। ये कॉरिडोर मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली, वाराणसी समेत पूरे देश को जोड़ने वाला होगा। भारत अब अपनी खुद की बुलेट ट्रेन बना रहा है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी पर्यावरण के मुताबिक होगा और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। हिंदुस्तान का हाई स्पीड ब्लूप्रिंट है तेज, ग्रीन और आत्मनिर्भर। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सिर्फ मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली रेल लाइन नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां जापान की हाई स्पीड तकनीक धीरे धीरे भारत में विकसित की जा रही है और लक्ष्य ये है कि भविष्य में हाई स्पीड ट्रेन के बड़े हिस्से का निर्माण भारत में ही हो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना है, जो मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगी। इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जो 7 से 8 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर लेगी। 508 किलोमीटर कॉरिडोर का 80% काम पूरा भी हो चुका है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर अब तेजी से काम चल रहा है। NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का लक्ष्य अगस्त 2027 तक इसे जनता के लिए शुरू करना है। मतलब पहले फेज में वापी, बिलीमोरा, सूरत के बीच 98 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2027 तक वापी से साबरमती तक 352 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य है। दिसंबर 2028 तक ठाणे साबरमती तक 492 किलोमीटर और दिसंबर 2029 तक मुंबई से लास्ट स्टेशन साबरमती तक 508 किलोमीटर तक का पूरा रूट तैयार करने का लक्ष्य है। रेलवे ने दिसंबर 2029 तक इस रूट पर 30 बुलेट ट्रेनें चलाने के लिए तैयारी कर ली है। जरा तस्वीर देखिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन, जिसकी रफ्तार सिर्फ ट्रेन की नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ाने वाली है। आने वाले समय में दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ेंगे। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देश के बड़े बड़े टेक और इंडस्ट्रियल हब अब सुपर फास्ट नेटवर्क से जुड़ने की तैयारी में। यानी एक ऐसा भारत जहां शहरों के बीच की दूरी खत्म होगी और विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ेगी। लेकिन कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं है बॉस, ये टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की भी है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली से जिंद के लिए सफल ट्रायल पूरा कर चुकी है। यह भी सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं है, बल्कि क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते भारत के कदम को दिखाता है। मोदी सरकार का विजन सिर्फ एक बुलेट ट्रेन तक सीमित नहीं है। टारगेट पूरे भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार करना है। पूरे भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच 958 किलोमीटर का सफर 8 घंटे से घटकर 4 घंटे का हो जाएगा। चेन्नई से बेंगलुरु के बीच की 306 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे से घटकर महज 1 घंटा 20 मिनट ही रह जाएगी। हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच 626 किलोमीटर का सफर 8 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। हैदराबाद से चेन्नई के बीच 760 किलोमीटर की दूरी जो अभी 12 घंटे में पूरी होती है, ये घटकर महज 2 घंटे 20 मिनट की रह जाएगी। मुंबई से पुणे के बीच 170 किलोमीटर का सफर 3 घंटे से घटकर सिर्फ 48 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। पुणे से हैदराबाद के बीच 671 किलोमीटर का सफर 8 घंटे की जगह सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 750 किलोमीटर का सफर 15 घंटे से घटकर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी देश के बड़े आर्थिक कॉरिडोर को हाई स्पीड रेल से जोड़ने की तैयारी। हाई स्पीड रेल सिर्फ समय नहीं बचाती, बल्कि उसके आसपास नए शहर भी बसते हैं, नई इंडस्ट्री आती है, नई नौकरियां पैदा होती है और निवेश की नई संभावनाएं खुलती है।
स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का वो तभी ऊंचा हो रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों पर कम से कम निर्भर हो। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सवाल सिर्फ रफ्तार का नहीं है, सवाल है भविष्य के ईंधन का। इसीलिए भारत हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर भी दांव लगा रहा है। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन ने हाल ही में दिल्ली जींद रूट पर सफल हाई स्पीड ट्रायल पूरा कर लिया है। यानी ट्रेन ऐसी जो भविष्य में कम प्रदूषण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ये भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है जिसमें डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ट्रेन ने 120 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली से जींद रूट पर पहला सफल ट्रायल पूरा किया। सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई धुआं नहीं निकलता, सिर्फ भाप निकलती है। दुनिया जब नेट जीरो की बात कर रही है, तब हिंदुस्तान रेलवे के भविष्य को ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ग्रीन हाउस गैस यानी धरती को गर्म करने के लिए 24% जिम्मेदार हैं। मतलब आज की तारीख में डीजल और पेट्रोल पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके हैं। डीजल गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन का 40 से 50% तक प्रदूषण होता है। यही वजह है कि दुनिया अब क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और भारत ने भी इस बदलाव पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में खूबसूरत द्वीप वाले देश सेशल्स ने प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा। ये सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उनके असाधारण नेतृत्व के लिए दिया गया। शहरों में प्रदूषण कम हो, इसे ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक बसों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मोदी सरकार का मानना है कि 21वीं सदी का भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है तो ऊर्जा के पुराने मॉडल से बाहर निकलना होगा। यही वजह है कि एक तरफ हाइड्रोजन ट्रेन पर काम हो रहा है तो दूसरी तरफ देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की भी बात करता हूं, जहां ईवी पॉलिसी 2.0 के जरिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सब्सिडी, चार्जिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की सख्त नीतियां साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले सालों में पेट्रोल डीजल के वाहनों का दौर धीरे धीरे खत्म होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली अब इस बेहतर और नए बदलाव का टेस्टिंग सेंटर बनने जा रही है। नई ईवी पॉलिसी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और सार्वजनिक परिवहन सभी को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक मॉडल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से जूझ रही राजधानी को साफ हवा देने के लिए ईवी पॉलिसी 2.0 लागू कर दिया है। अब 1 जुलाई 2026 से खरीदी जाने वाली सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगा। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई रिक्शा और मालवाहक गाड़ियों पर 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। पुरानी BS4 गाड़ियों को स्क्रैप करने पर भी 1 लाख रुपए तक इंसेंटिव मिलेगा। ईवी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए अगले 4 सालों में 32,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। सरकारी बेड़े को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य है। मतलब 2030 तक 12,000 नई ई बसें होंगी।
ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर जैसे उबर और ओला को भी अपने बेड़े में ईवी शामिल करना होगा। इन सभी पहल का मकसद सिर्फ एक है, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम करना। मतलब अगर पहले भारत तेजी से चलने वाली ट्रेन बना रहा था, तो अब वो साफ ऊर्जा से चलने वाला भविष्य भी तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ गाड़ी बदलने का नहीं है, सवाल उस ऊर्जा का भी है जो भारत की फैक्ट्रियों, उद्योगों और भविष्य की अर्थव्यवस्था को चलाएगी। भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है। वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर ग्रीनफील्ड रिफाइनरी परियोजना का दौरा किया। ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य का एक बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन किया। ये भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी है जो पेट्रोकेमिकल दोनों को एक साथ जोड़ती है। इसकी क्षमता सालाना 9 मिलियन मीट्रिक टन रिफाइनिंग और 2.4 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोकेमिकल उत्पादन की है। इससे सीधे 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि इनडायरेक्ट तरीके से 60,000 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी और इसके जरिए भारत की रिफाइनिंग क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। पेट्रोकेमिकल उद्योग को एक नई ताकत मिलेगी और पश्चिम भारत एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा। हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी, उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। लेकिन भविष्य की अर्थव्यवस्था को सिर्फ ऊर्जा नहीं चाहिए, उसे दिमाग भी चाहिए। उस दिमाग का नाम है सेमीकंडक्टर। आज मोबाइल हो, कार हो, फाइटर जेट हो, एआई हो या फिर सैटेलाइट, हर आधुनिक तकनीक एक छोटी सी चिप पर टिकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बार बार भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की बात करते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। 7,600 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट में हर साल 20 करोड़ से ज्यादा चिप तैयार होंगे, जबकि हर साल 500 करोड़ चिप प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है। कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। 20 करोड़। आपको लगता होगा कि मोदी जी ने गलती कर दी, 20 लाख को 20 करोड़ बोल दिया। इधर ताली बजाने में देर हो गई। 20 करोड़। और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है। यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे। ये भरोसा इस बात का भी है कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम तेज गति पकड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक और अब चिप बाय चिप
मैं सीजी सेमी की पूरी टीम को, राज्य सरकार और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया आज चिप सप्लाई चेन को लेकर नई रणनीति बना रही है और भारत चाहता है कि वो दुनिया का बाजार न रहे बल्कि दुनिया का निर्माता भी बने, यानी रफ्तार, ग्रीन एनर्जी, सुरक्षा ऊर्जा और सेमीकंडक्टर, ये चारों मिलकर उस फ्यूचर रेडी भारत की तस्वीर बनाते हैं जिसकी नींव आज रखी जा रही है। पाठशाला में अब बात राम मंदिर की। चढ़ावा चोरी के मामले ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है। इंडी वालों की पॉलिटिक्स फुल स्पीड से चल रही है, दूसरी तरफ जांच भी फुल स्पीड से दौड़ रही है। नए नए खुलासे हो रहे हैं। चढ़ावा चोरों और उनसे जुड़े हुए पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा है। किस तरह से यह सब हो रहा है और पॉलिटिक्स कहां जाकर रुकेगी, जरा देखिए क्या क्या हो गया है। अयोध्या कांड, गर्भगृह से गबन तक। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी एक ऐसा अयोध्या कांड साबित हो रहा है जिसने करोड़ों सनातनियों की आस्था पर बेहद कठोर प्रहार किया है। सवाल उठ रहे हैं कि चढ़ावा चोरों का महागठबंधन बनाने वाला कौन था? कौन था जिसने राम मंदिर ट्रस्ट की आड़ में राम दरबार का खजाना लूट लिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी? क्या वाकई 16 से 18,000 रुपए पाने वाले मामूली कर्मचारी ही चोर हैं या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा महाठग बैठा है? अब एक बड़ी और सख्त जांच का दायरा गर्भगृह से गबन तक पहुंच चुका है। रामद्रोहियों के पाप का घड़ा फूट चुका है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, सोने से बनी रामचरितमानस का राम मंदिर से गायब होना हैरान करने वाला है। चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे दिग्गज ट्रस्टियों के इस्तीफे पर 6 जुलाई को बड़ा फैसला हो सकता है। 5 साल से राम मंदिर के बही खातों का कोई ऑडिट नहीं होना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को हिलाने लगा है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की साख दांव पर है। चढ़ावा चोरी पर मचा सियासी संग्राम और जांच के सवालों के भंवर में फंसते चढ़ावा चोरों का आका आखिर कौन है? इससे जानने के लिए पूरा देश अयोध्या की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और सनसनीखेज अपडेट यह है कि अब जांच का शिकंजा सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे रसूखदार चेहरों पर कसने लगा है। रामलला के नाम पर हुई इस लूट में अब ना तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बचेंगे कहा जा रहा है और ना ही सदस्य अनिल मिश्रा। इन पर भी कोई रियायत नहीं होगी, ऐसी बातें कही जा रही। जांच के रडार पर अब सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं बल्कि वो बड़े नाम हैं जो अब तक खुद को सुरक्षित मानकर बैठे थे। चढ़ावा चोरी पर महागठबंधन, राम दरबार में चंपत के चेले। जिस राम मंदिर के लिए सदियों का इंतजार हुआ, जिसके एक एक पत्थर में करोड़ों सनातनियों की आस्था और पसीना छिपा है, आज उसी राम मंदिर के पवित्र खजाने पर गिद्धों की नजर पड़ चुकी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, अब पाप का घड़ा फूट चुका है। जरा देखिए सबसे ताजा अपडेट आखिर क्या है। चोरी, जांच और 6 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। 6 जुलाई, चंपत राय का चैप्टर क्लोज। अब सबकी निगाहें टिकी है 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने इस मीटिंग को पहले ही बुला लिया है। इस मीटिंग के 3 सबसे बड़े और कड़े एजेंडे हमारे पास मौजूद हैं। पहला एजेंडा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम फैसला हो सकता है। या तो उनका इस्तीफा मंजूर होगा या उन्हें नई भूमिका दी जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा एजेंडा, सबको चौंकाने वाला खुलासा ये है कि ट्रस्ट के पास भक्तों द्वारा दान किए गए सोने चांदी के जेवरातों का आज तक कोई आधिकारिक ऑडिट ही नहीं हुआ।
साल 2025-26 के अनऑडिटेड आय व्यय के बही खातों को सबके सामने रखा जाएगा, जिसे लेकर ट्रस्टियों में भारी तनाव है। पिछले 5 सालों के अनऑडिटेड आय व्यय और बैलेंस शीट को मेज पर रखा जा सकता है। तीसरा एजेंडा, अब मनमानी पूरी तरह से खत्म होगी। राम मंदिर के रोजमर्रा के काम और भारी भरकम फंड को मैनेज करने के लिए अब किसी नेता या धार्मिक पदाधिकारी की बजाय एक पेशेवर और कड़क सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर मोहर लग सकती है। संजय सिंह ने तो सबूत दिए हैं भाई, संजय सिंह ने तो सबूत दिए हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं कि एक जमीन रातों रात कितने करोड़ की आपने ली और कितने करोड़ की बेच दी। उनके दस्तावेज को विवेचना में शामिल करिए ना। और आप जो बात कह रहे हैं, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी, हर चीज के ऊपर मिट्टी डाल देंगे। भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे, कोई पता नहीं। उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं। वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। क्या 6 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग में हो जाएगा चंपत राय का चैप्टर क्लोज? चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर अभी तक सख्त कार्रवाई न होने के पीछे आखिर क्या है अंदर की खबरें? क्या बीएचपी और आरएसएस की साख दांव पर है? मोदी और योगी का असली एक्शन होने वाला है। कौन है असली चोर? एसआईटी के रडार पर मास्टरमाइंड। आप ये देखिए कि चढ़ावा चोरी के मामले में कैसे ताबड़तोड़ जांच चल रही है। आरोपियों की पुरानी तस्वीरें, चैट, ग्रुप फोटो, काउंटिंग रूम के अंदर की तस्वीरें, सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया के पास एक ऐसा सबूत है जो आपको दिखाएगा आरोपी मोबाइल चैट में चढ़ावा चोरी को लेकर क्या क्या बात कर रहे थे। चढ़ावा की रकम जहां गिनी जाती थी, उस कमरे के अंदर की तस्वीर में क्या है? राम मंदिर के अंदर जाने के लिए आरोपियों के पास जो पास थे, उसमें क्या दिखा? आरोपी टिन्नू यादव के खिलाफ कौन सा नया गवाह सामने आ गया है? ये सब आपको एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। पहले देखिए आज पुलिस ने कैसे चढ़ावा चोरी के एक आरोपी को जेल से निकाला और उसे उस जगह पर ले गई जहां चंदा चोरी के पैसों का बंटवारा होता था। ये 14 कोसी परिक्रमा रोड है। बताया जा रहा है यही वो जगह है जहां राम मंदिर में मिले दान और पैसों का बंटवारा किया जाता था। आरोपी अविनाश शुक्ला खुद अयोध्या पुलिस को इस ठिकाने पर ले आया। लाल कपड़े में दिख रहा यह शख्स अविनाश शुक्ला है, जिसे लेकर पुलिस यहां पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट ठिकाने से पुलिस के हाथ बहुत अहम सबूत लगे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यहां छिपाए गए कीमती सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिए। 14 कोसी परिक्रमा रूट के सीक्रेट ठिकाने पर ले जाने से पहले मुख्य आरोपी अविनाश को अयोध्या पुलिस उस ठिकाने पर भी लेकर गई जहां वो खुद रहता था। अयोध्या का ये योग आश्रम, यही वो जगह है जहां से चंदा चोरी के 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। पुलिस टीम के साथ इस तस्वीर में भी आपको अविनाश शुक्ला लाल कपड़े में दिखाई दे रहा होगा, जिसने गमछे से अपना मुंह छिपा रखा है। इसी योग केंद्र से पुलिस को 20 लाख रुपए मिले थे। यानी पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ रही है। जहां पैसों का बंटवारा होता था, वहां से लेकर जहां पैसे छिपा कर रखे जाते थे, वहां तक चढ़ावा चोरी के सच को सामने लाने के लिए अब हर एक सीक्वेंस को जोड़ा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले में आप देख सकते हैं किस तरह से जो सीओ हैं उनकी गाड़ी इस वक्त जिला कारागार अयोध्या पहुंच चुकी है और अब 5 आरोपियों से जो पूछताछ है जेल में वो करने की परमिशन जो है वो अयोध्या पुलिस को मिली थी कोर्ट के तरफ से। और उसके बाद अब जो 5 आरोपी हैं उनसे सिलसिलेवार तरीके से अंदर जो सीओ हैं आशुतोष तिवारी वो इस पूरे मामले में पूछताछ करेंगे। इससे पहले अविनाश की 13 घंटे की पुलिस कस्टडी पुलिस को मिली थी, जिसमें उसकी निशानदेही पर एक गाड़ी बरामद की गई
और जांच में भी खुलासा हुआ है कि करीबन 15 लाख रुपए के और लेन देन का भी पता चला है, जिसमें उसने अपनी एक महिला मित्र को करीबन 2 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर किए हैं। एक महंगा मोबाइल फोन जो है वो गिफ्ट किया है, उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। तो फिलहाल 5 आरोपियों से इस वक्त अब जो अयोध्या पुलिस के जो जांच अधिकारी है सीओ, वो जेल में जो चंदा चोरी के जो 5 आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेंगे। उधर टेक्निकल टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों के मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। मोबाइल चैट से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। उधर टेक्निकल टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों के मोबाइल को खंगाला जा रहा है। मोबाइल चैट में भी कई बड़े खुलासे हुए। आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। दावा है कि मोबाइल चैट में चोरी की रकम के बंटवारे तक का जिक्र मिला है, यानी आरोपी मोबाइल में चढ़ावा चोरी की रकम को बांटने की बात कर रहे हैं। यानी बेशरम तो ये लोग थे ही, निडर हो गए थे, चैट में बात कर रहे हैं कि कैसे बाटा बाटी करना है। यह आरोपियों के खिलाफ एक अहम सबूत बन सकता है। आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। दावा है कि मोबाइल चैट में चोरी की रकम के बंटवारे का जिक्र है, यानी आरोपी मोबाइल में चढ़ावा चोरी की रकम को बांटने की बात कर रहे थे। यह आरोपियों के खिलाफ एक अहम सबूत बन सकता है। भाई बिल्कुल डर है भाई, बुलडोजर चलेगा तो अब 7 साल पुराना बना मकान हो गया है और कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। तो फिर कुछ ऐसे करें कि जो है और किसी मकान को कोई क्षति ना पहुंचे। लगता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन होना चाहिए आपके साथ? अब इसके अलावा ऑप्शन हम यही निवेदन करेंगे कि इसको नीलाम करके मैक्सिमम पैसा जो भी मिले, मंदिर का पैसा मंदिर के खाते में डाल दें। भगवान का पैसा भगवान खाते में चला जाए, ये भी एक मतलब कि उचित तरीका है। चढ़ावे की इस चोरी ने सिर्फ राम भक्तों को ही नहीं बल्कि राम मंदिर आंदोलन की रीढ़ रहे आरएसएस और वीएचपी को भी बेहद नाराज कर दिया है। संघ और वीएचपी के नेतृत्व ने इस मामले पर बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। संगठन के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक वीएचपी और संघ ने 2 टूक शब्दों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरएसएस का साफ कहना है कि राम मंदिर आंदोलन लाखों करोड़ों हिंदुओं के त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इसे कुछ चंदा भ्रष्ट लोगों की लालच के कारण दागदार नहीं होने दिया जाएगा। वीएचपी ने साफ कहा है कि जो भी इस महापाप में शामिल है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम, बिना सबूत विपक्ष का कोहराम। अयोध्या के गर्भगृह से शुरू हुई चढ़ावा चोरी की आंच अब दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ एक मामूली चोरी नहीं बल्कि आस्था के नाम पर हुआ महाघोटाला बता रहा है। जरा देखिए विपक्षी नेता चढ़ावा चोरी पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं और कैसे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के नेता विरोधियों पर चढ़ावा चोरी के गलत दावों पर भड़क रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चढ़ावा चोरी पर आरोप लगाते हुए कहा, हम हिंदू माफ नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए सरकार को लगातार घेरा। उन्होंने भगवान श्री राम का एक एआई वीडियो जारी करते हुए तंज कसा कि क्या आप फिर से वनवास पर चले गए। वहीं समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने घोटाले को लेकर सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा कि यह करीब 20,000 करोड़ रुपए का महाघोटाला हो सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह आस्था के साथ किया गया महापाप है। आम आदमी पार्टी के ही संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि मंदिर के दान पात्रों से 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चोरी की गई, जिसमें 50 से ज्यादा कर्मचारी और बड़े रसूखदार लोग शामिल रहे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चढ़ावा चोरी करोड़ों भक्तों के साथ महापाप और छल है। धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने वाला महापाप बताया। कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह ने मांग की कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने आईओ को पत्र लिख करके मांग की है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और राम गोपाल यादव के सार्वजनिक बयानों की जांच की जाए। आलोक कुमार ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन सभी आरोपों की निष्पक्ष तरीके से जांच करे। अगर जांच के दौरान इन नेताओं के लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए, और अगर जांच में ये आरोप झूठे या बेबुनियाद साबित होते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हमने तो कहा है कि पूरी जांच करो, जितने आरोप हैं उतनी जांच करो। अब कोई उसको चोरी कहे, कोई उसको लूट कहे, कोई उसको डकैती कहे, जांच से ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, राम गोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केजरीवाल, राम गोपाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी के बयान दर्ज करने की मांग, क्या चढ़ावा चोरी की आड़ में भावनाओं के साथ खेल रहा है विपक्ष? राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों से आज अयोध्या पुलिस ने लगभग 6 घंटे पूछताछ की। अब इसकी डिटेल भी जान लीजिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, करुणेश पांडे और मनीष यादव, इन सभी आरोपियों से पूछताछ में आरोपियों की चोरी के पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी की महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। आज की पूछताछ के बाद पुलिस आरोपियों की चोरी के पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करेगी। मामले की जांच कर रहे सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रजत वर्मा की कोर्ट में पूछताछ की अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की थी और फिर उसकी पुलिस कस्टडी भी ली थी। जरूरत पड़ने पर आज की पूछताछ के बाद फिर से इनकी एक एक करके पुलिस कस्टडी ली जा सकती है। खबर तो ये भी है कि राम मंदिर दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो रही है। अयोध्या पुलिस की चिट्ठी के बाद प्रतापगढ़ के डीएम ने 2 साल में खरीदी गई जमीन और गाड़ियों की जांच भी शुरू कर दी है। गायब हुई सोने की रामचरितमानस, चीख रहे चोरी के सबूत। इस महा घोटाले में सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने रामलला को 24 कैरेट सोने के पत्रों यानी कि पन्नों से निर्मित 147 किलो वजनी एक अत्यंत दिव्य सोने की रामचरितमानस दान की थी। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि करीब 5 महीने तक इस ग्रंथ की पूजा की गई, लेकिन अब ये मंदिर परिसर से अचानक गायब या अनट्रेसेबल है। एस लक्ष्मी नारायण का सीधा आरोप है कि पूर्व महासचिव चंपत राय ने इस बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर की कोई आधिकारिक रसीद उनके परिवार को दी ही नहीं थी और ना ही अब इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कोई सही जानकारी दे रहे हैं। मेरे को बताया कि 15 इंच जहाँ अभी मेन सैंक्टम सैंक्टोरम के भगवान का विग्रह लगा है उसके 15 इंच दूर में मैं लगवाऊंगा। फिर सेकंड टाइम जब मिले थे तो मेरे को बोला कि नहीं इधर नहीं लगवाऊंगा, बाहर एंट्री में लगाऊंगा। हमने कहा चलो ठीक है, एंट्री पे भी लगा दीजिए ताकि लोगों का दर्शन हो पाए और लोग अपना जो भी रिस्पेक्ट पे करना है पे कर सकें। तो उन्होंने वो तो लगवाया ज़रूर था 5 महीने, उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर मैं दुखी हुआ जब नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मीडिया ने इस घोटाले और जांच पर सवाल किए तो उन्होंने ऑपरेशनल कमेंट से बचते हुए केवल राम राम कहकर इस पर सीधे बोलने से परहेज किया। लेकिन अंदरूनी तौर पर संगठन इस बात को लेकर बेहद गंभीर है और अब सवाल उठता है कि क्या 16-17 हजार की सैलरी पाने वाले काउंटिंग स्टाफ जैसे अविनाश शुक्ला, रामशंकर मिश्रा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है या फिर ये एक संगठित चोरी है। चंदा चोरी के आरोपी जीजा साला का तो रौला ही अलग था।
हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह आरोपी लवकुश मिश्रा 25 लाख की जमीन पर 3 मंजिला आलीशान मकान बनवा रहा था। करोड़ों रुपए खर्च कर उस आलीशान बिल्डिंग को तैयार करवा रहा था, जिसमें बड़ा किचन, बड़े बड़े बेडरूम बनवाए जा रहे थे, घर में लिफ्ट लगाने की तैयारी थी। अब एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है, जिसमें आरोपी अनुकल्प मिश्रा नई कार के साथ दिख रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि पिछले ही साल अनुकल्प मिश्रा ने यह नई कार खरीदी थी। 17 मई 2025 को यह कार खरीदी गई, यानी राम मंदिर से जुड़ने के बाद ही अनुकल्प ने यह गाड़ी ली। और इसकी सैलरी कितनी थी? 20,000 रुपया। 20,000 की सैलरी वाला लाखों की गाड़ी ले रहा है। किसी ने नहीं पूछा कि कहा भैया क्या हुआ ऐसा कि एकदम से सैलरी ले आते ही गाड़ी आ गई। हमें आरोपी अनुकल्प मिश्रा के आई कार्ड और मंदिर के लिए बनाए गए पास की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मिली। यह ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया आई कार्ड है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के लिए यह आई कार्ड खुद चंपत राय ने जारी किया था। इशू अथॉरिटी पर चंपत राय का नाम है। इसका वेरिफिकेशन बलिंदर भूषण मिश्रा ने किया था। कार्ड पर सबका नाम लिखा है। साफ तौर पर आप देखिए, नाम लिखा है अनुकल्प मिश्रा और चंपत राय का सिग्नेचर भी है। और आप कह रहे हैं कि भाई कोई जिम्मेदारी नहीं होगी चंपत राय की। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि एक भी चढ़ावा चोर नहीं बचेगा, न छोटी मछली बचेगी और न ही बड़ी मछली। इधर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने राम भक्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि संशय के बादल जल्द छट जाएंगे। उन्होंने कहा कि खर्चों का भुगतान बैंक के जरिए होता था। कोषाध्यक्ष बनने के लिए किसी से उन्होंने सिफारिश नहीं करवाई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में बहुत गहन जांच पड़ताल चल रही है। जांच को लेकर एसआईटी और पुलिस पर भी पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि मैं अधिकृत रूप से हस्ताक्षरकर्ता इसमें नहीं हूं। चढ़ावा चोरी की घटना बहुत दुखद है। गिनती करते समय चढ़ावे की चोरी महापाप है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि वो अपनी फ्लाइट के टिकट के लिए भी कभी पैसे नहीं लेते थे। हुंडी के चढ़ावे में मेरी कोई भूमिका नहीं है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। गोविंद देव गिरी ने कहा कि ऑडिट का पूरा हिसाब सुरक्षित रखा हुआ है। राम मंदिर जो दान पात्र में जो चोरी हुई उसको लेकर पुलिस और एसआईटी दोनों सीरियस हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी और आगे जांच जारी है एसआईटी की, और पुलिस उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई कर रही है। उन्होंने 8 लोगों को अरेस्ट किया था। अब 8 लोगों से पूछताछ करने के लिए उन्होंने कोर्ट से परमिशन ले ली है और जरूरत पड़ी तो जुडिशियल कस्टडी भी लेगी। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है योगी जी सरकार की तरफ से, वो बेशक कोई ट्रस्टी हो, अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होगा। चढ़ावा चोरी पर आगे किस तरह से बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसकी झलक 6 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ही दिखाई देगी। फिलहाल केंद्र सरकार और यूपी की सरकार इस मामले पर बेहद गंभीर फैसले लेने जा रही है। देवों के देव महादेव जिनके नाम अनेक हैं, अब उनका अध्याय। स्वरूप अनेक हैं, अब उनका अध्याय। कहीं शिव अग्नि के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं पत्थर के रूप में, कहीं बर्फ के रूप में। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव के 2 ऐसे धाम हैं जो हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन दोनों एक साथ चर्चा में आ गए हैं। एक तरफ अमरनाथ के बाबा बर्फानी, दूसरी तरफ त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 2 धाम, एक उत्तर भारत के हिमशिखर पर, दूसरा दक्षिण पश्चिम भारत में। अमरनाथ की गुफा में बाबा का बर्फ से शिवलिंग बनता है। दूसरी जगह ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां एक नहीं 3 दिव्य स्वरूपों के दर्शन होते हैं। मतलब एक तरफ चंद्रकलाओं की तरह रूप बदलने वाले बाबा बर्फानी, दूसरी तरफ त्र्यंबकेश्वर जहां शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु के प्रतीक विराजमान माने जाते हैं। आस्था लोक का आखिर ये कैसा रहस्य है, आज भगवान शिव के इन रहस्यों और चमत्कारों का अध्याय आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एक शिव 2 धाम, अनगिनत रहस्य।
हजारों किलोमीटर की दूरी, एक तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, दूसरी तरफ ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी, लेकिन दोनों धामों को जोड़ता है महादेव का अटूट विश्वास। एक शिव, दो धाम, लेकिन आस्था का संदेश एक धाम जहां चंद्र कलाओं की तरह रूप बदलने वाले बाबा बर्फानी हैं, जहां हर साल हिम से स्वयंभू शिवलिंग का प्राकट्य होता है। दूसरा धाम जहां शिव का ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जिसका स्वरूप पूरे भारत में अद्वितीय माना जाता है। सावन के शुरू होते ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए लाखों शिव भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। मान्यता है कि इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाया था और इसीलिए इस पवित्र स्थान को कहा जाता है अमरनाथ। उधर महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम माना जाता है, जहां शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु के प्रतीक की एक साथ पूजा होती है। यहीं से जुड़ती है गोदावरी के उद्गम की पौराणिक परंपरा और यही सदियों से चली आ रही है अखंड शिव उपासना। देखिए, सवाल यह है कि अमरनाथ में बाबा बर्फानी का शिवलिंग हर साल बनता कैसे? वैज्ञानिक मानते हैं गुफा के भीतर टपकने वाला पानी बेहद कम तापमान में जम जाता है, जिस पर धीरे धीरे बर्फ की परत चढ़ने लगती है और हिम शिवलिंग का आकार बनता है। लेकिन आस्थावानों की मान्यताएं तो कुछ और ही हैं। यात्रा पर बाबा बर्फानी के भक्त 3 जुलाई से 28 अगस्त तक 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। भोले के भक्त मस्ती में हैं। पूरा हिमालय क्षेत्र बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। पूरा माहौल शिवमय हो चुका है। कठिन चढ़ाई और मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था देखते ही बनती है। 14 किलोमीटर का लंबा सफर बालटाल से भवन तक लोग सफर करके दर्शन करके आ रहे हैं। वापस आपसे बात करेंगे। सर, दर्शन करके आए? जी, बहुत बढ़िया दर्शन करके। कितना मुश्किल, कितनी कठिन लगी यात्रा? अरे इस बार तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, इतना बढ़िया अरेंजमेंट आज तक नहीं देखा। रास्ता कठिन था? इतना ज्यादा नहीं, आगे महादेव थे। आगे महादेव थे। तो भक्ति में शक्ति है। यात्रा बहुत अच्छी रही, आगे से बहुत ज्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं, रास्ते बड़े अच्छे हो गए हैं। भगवान भोले शंकर जी ने बड़े अच्छे दर्शन दिए हैं। पहली बार आया हूँ, लेकिन मैनेजमेंट व्यवस्था देखकर काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। भारतीय वीर जवानों की निगरानी में यात्रा कराई जा रही है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। पहली बार आए? पहली बार ही आए हैं जी। पहली बार आए। बाबा के दर्शन के लिए बहुत उत्साहित है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर यात्रियों को भेजा जा रहा है। उनकी रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ पर उसकी जांच की जा रही है और जिसके पास RFI कार्ड नहीं होगा तो तुरंत उसको लाइन से बाहर निकाला जा रहा है। शिव की महिमा और भगवान भोले पर अटूट विश्वास की एक तस्वीर ये भी देखिए। अलीगढ़ के पवन दिव्यांग हैं, लेकिन दिव्यांगता पर भोले की भक्ति भारी पड़ी है। वॉकिंग स्टिक के सहारे ही पवन पहाड़ों के मुश्किल और पथरीले रास्तों पर पूरे जोश के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। आस्था बनाम विज्ञान। हर साल हिमालय की गोद में अमरनाथ की पवित्र गुफा हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठती है। देश ही नहीं, दुनिया भर से शिव भक्त कठिन चढ़ाई और विपरीत मौसम को पार करके बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अमरनाथ की यात्रा, ऊंचाई करीब 12,700 फीट, प्राकृतिक हिम शिवलिंग, करोड़ों शिव भक्तों की आस्था।
हिमालय की ऊंचाइयों में बसे बाबा बर्फानी, जहां प्रकृति हर साल अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करती है। श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि महादेव के साक्षात दर्शन हैं। यही वजह है कि हर साल कठिन यात्रा के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच ही जाते हैं। बम बम मौसम ने जैसे करवट ली है, प्रशासन ने यात्रा को शुरू कर दिया। यात्रा रवाना होते ही बम बोले ये जयकारे लग गए हैं। यात्रा यात्रियों में ऐसा उत्साह देखने मिल रहा है। यात्रा मार्ग पर मेरी मौजूदगी है और देखिए किस तरह से यात्रा जा रही है, हमसे बात करेंगे। कहाँ है बम बम बोल बम बम बोल बम बोल बम बोल बम बम बोले बम। कहाँ से आए? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर से आए। मौसम खराब था, अब सुधार आया है। लंबा इंतजार हुआ है, अब इंतजार खत्म हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा की मेहरबानी है और हमको उम्मीद है कि हम सभी के बहुत अच्छे दर्शन होंगे। जी, क्या कहेंगे सर? इंदौर से आए। हम लोग तो यही चाहेंगे, भोलेनाथ हमारे तो ठीक, जितने भी भोले के यात्री आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने, उनके सबके अच्छे दर्शन हो और सबकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। सर मेरे एक सवाल है, ये खास ये जो टोपी एक जैसी पहनी हो, क्या खासियत है? हमारे इंदौर की यूनिफॉर्म है। इंदौर की पहचान है हमारी। हमारे दुपट्टे और पगड़ी की पहचान है इंदौर शहर की। हर साल 250 यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आप सबका सहयोग, प्रशासन का सहयोग, उसके लिए कोटि धन्यवाद। ऐसे में सवाल ये है कि अमरनाथ की यात्रा इन श्रद्धालुओं के लिए आखिर क्यों है खास? चुनौतियों पर क्यों भारी पड़ता है भक्तों का भरोसा? कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आखिर क्यों निकलते हैं? ये है कथा अमृतत्व की। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था, इसीलिए इसे अमरनाथ कहा गया। कहते हैं उस समय शिव ने अपने सभी साथियों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया था ताकि इस रहस्य का कोई और साक्षी न बन सके। इसीलिए अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि शिव के सबसे गूढ़ अध्याय तक पहुंचने की यात्रा मानी जाती है। आज भी श्रद्धालु मानते हैं कि बाबा बर्फानी का दर्शन केवल यात्रा नहीं है बल्कि जीवन का एक आध्यात्मिक अनुभव है। आस्था बनाम विज्ञान। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाले हिम शिवलिंग को लेकर विज्ञान और आस्था दोनों की अपनी अपनी व्याख्या है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गुफा की छत से रिसने वाली पानी की बूंदें शून्य से नीचे तापमान में जम जाती हैं। धीरे धीरे बर्फ की परतें चढ़ती चली जाती है और हिम शिवलिंग का स्वरूप बन जाता है। मौसम बदलने के साथ इसका आकार भी बदलता रहता है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, महादेव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। अमरनाथ यात्रा धूमधाम से चल रही है। बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह देखते बनता है। दूसरी तरफ नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर के अमृत कुंड की सफाई के दौरान सदियों से छिपा एक शिवलिंग अब दुनिया के सामने आ गया। क्या यह सिर्फ संयोग है या शिव की परंपरा की कोई ऐसी कथा जो सदियों से हमारी आंखों के सामने होते हुए भी छिपी रही? पाठशाला के इस अध्याय में बाबा बर्फानी, त्र्यंबकेश्वर और अमृत कुंड के नीचे मिले रहस्य की सभी परतें खोलने जा रहे हैं। देखिए। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा भी अद्भुत है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं, ये वो धाम है जहां आस्था, इतिहास और पुराण तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। मान्यता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम का आश्रम था। सालों तक चले भीषण अकाल के बीच भी उनके आश्रम में अन्न और जल की कमी नहीं हुई। लेकिन एक घटना के बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। ऋषि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां मां गंगा को प्रकट किया। यही धारा आगे चलकर गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दक्षिण भारत में उन्हें पतित पावनी मां गंगा को गोदावरी का नाम दिया गया। मतलब ये तीर्थ गोदावरी नदी के उद्गम से भी जुड़ा है।
यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर केवल शिव का धाम नहीं, बल्कि गोदावरी की आध्यात्मिक यात्रा का भी प्रारंभ माना जाता है। और इसकी एक और विशेषता इसे बाकी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग बनाती है। त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग सामान्य शिवलिंग की तरह नहीं दिखता। परंपरा के अनुसार यहां एक ही आधार में 3 सूक्ष्म प्रतीक मौजूद हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां त्रिदेवों का साक्षात वास माना जाता है। इसी कारण इसका नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में हाल ही में अमृत कुंड की सफाई का भी काम चल रहा था। सदियों से जमा गाद और पत्थरों की परतें हटाई जा रही थी। तभी कुंड के भीतर एक शिवलिंग दिखाई दिया। अमृत कुंड की सफाई के दौरान मिले शिवलिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ संयोग है या शिव की परंपरा की कोई ऐसी कथा जिससे दुनिया अब तक अनजान थी? शुरुआत में इसके करीब 240 साल पुराना होने का दावा किया गया। इस खोज ने मंदिर प्रशासन से लेकर इतिहासकारों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब सवाल ये उठने लगे कि ये शिवलिंग किस काल का है और अमृत कुंड के भीतर ये शिवलिंग पहुंचा कैसे? क्या समय के साथ साथ ये जल में दब गया? क्या ये किसी पुराने मंदिर का हिस्सा था या फिर ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर के इतिहास का अनछुआ अध्याय है? देखते ही देखते शिवलिंग की तस्वीरें वायरल होने लगी। हर तरफ इसी की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि बाद में अमृत कुंड में मिले शिवलिंग पर मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में मिला शिवलिंग प्राचीन नहीं है। 2013 में अमृत कुंड की सफाई के दौरान भी यही शिवलिंग मिला था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने वहां विसर्जित कर दिया था। शिवलिंग का अपमान न हो इसीलिए उसे 65 फीट गहरे अमृत कुंड में स्थापित किया गया था। ये कोई प्राचीन शिवलिंग वगैरह स्थापित शिवलिंग नहीं है। हमने 2013 में, तब भी मैं वहीं पे ट्रस्टी था, तो अंदर जब कीचड़ और वो सब साफ सफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको सब साफ सफाई किया था। तब कि नर्मदेश्वर साउथ वेस्ट कोने में नजर आया, तो कोई उठा के उसको लेके नहीं जाए, इसलिए एक गड्ढे में उसको हमने सीमेंट वगैरह डाल के तब उसको स्थिर कर दिया था। अमृत कुंड में मिला शिवलिंग भले ही प्राचीन ना हो, लेकिन इससे ना तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर और ना ही अमृत कुंड के महत्व पर कोई फर्क पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर का अमृत कुंड पेशवा काल का बताया जाता है। कुंड की गहराई करीब 65 फीट है। इसी कुंड के जल से त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का अभिषेक होता है। अब इसी कुंड के भीतर एक प्राचीन शिवलिंग का मिलना इतिहासकारों के लिए भी बहुत बड़ा अचंभा बन गया है। अमृत कुंड सिर्फ जल का स्रोत नहीं, बल्कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर की धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। इस कुंड को पेशवा काल का माना जाता है। इस कुंड का जल सालों से धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता रहा है। श्रद्धालु इसे पवित्र मानते हैं और परंपरा के अनुसार इसी जल से त्र्यंबकेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी होता है। शिव की उपासना में प्रकृति और आध्यात्मिकता हमेशा साथ साथ चलती रही हैं। कहीं शिव स्वयंभू शिला के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो कहीं प्रकृति की गोद में हर साल बनने वाले हिम शिवलिंग के रूप में। यही विविधता भगवान शिव की आराधना को अद्वितीय बनाती है। एक ओर हिमालय की बर्फीली गुफा है, दूसरी ओर ब्रह्मगिरी की तलहटी में विराजमान त्र्यंबकेश्वर। स्वरूप अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, लेकिन दोनों धाम एक ही बात कहते हैं। महादेव को मंदिरों की दीवारों में नहीं, प्रकृति, इतिहास और श्रद्धा के संगम में समझिए। यही कारण है कि एक ओर हिमालय की गुफा करोड़ों लोगों को बुलाती है, तो दूसरी ओर त्र्यंबकेश्वर में त्रिदेव लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। पाठशाला की इस वीकेंड स्पेशल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।